हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे बसा शांतकुंज गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दूर दूर तक मशहूर था। देवदार के घने जंगल गांव को चारों तरफ से घेरे हुए थे, मानो प्रकृति का हरा वस्त्र ओढ़ा हुआ हो। इस गांव की रानी कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि पार्वती थी। उनकी खूबसूरती तो चमकती थी ही, पर उनकी दयालुता और प्रकृति के प्रति प्रेम उन्हें गांव वालों के दिलों में रानी जैसा सम्मान दिलाता था। पार्वती बचपन से ही जंगल की देवी, वनदेवी की अनन्य भक्त थी। रोज सुबह सूरज की पहली किरण जंगल को छूने से पहले ही वे निकल पड़ती थीं। जंगल में जाने से पहले जंगल के किनारे बनी वनदेवी की मूर्ति के सामने वे नारियल चढ़ाती थीं और उनकी कृपा का आशीर्वाद मांगती थीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वनदेवी की ही कृपा से शांतकुंज का जंगल हमेशा हरा भरा रहता है और वहां रहने वालों को सुख शांति मिलती है। कुछ ही साल पहले गांव में एक बदलाव आया था। एक अंग्रेज अफसर, कैप्टन विलियम, शांतकुंज आया था। उसका मकसद गांव के आसपास के जंगल को काटकर रेलवे लाइन बिछाना था। इस खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जंगल सिर्फ उनके लिए पेड़ पौधे नहीं था, बल्कि हवा, पानी और उनकी जिंदगी का सहारा था। वो अपनी जमीन और जंगल को यूं ही किसी को लूट ले जाने नहीं दे सकते थे। पार्वती कैप्टन विलियम से मिलने का फैसला किया। उनके आलीशान दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने हिम्मत जुटाकर जंगल के महत्व के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जंगल केवल पेड़ पौधे नहीं है, वो हवा, पानी और जीवन का स्रोत है। वन्यजीवों का घर है, जड़ी बूटियों का खजाना है। उन्हें काटना प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने जैसा है। कैप्टन विलियम पार्वती की बातों से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। ठंडे स्वर में उसने कहा, मिस पार्वती, ये जंगल बेकार है। इसे काटकर हम विकास करेंगे। पार्वती निराश होकर वापस लौटी। गांव वालों को सारी बात बताई। गांव में शोक का माहौल छा गया। बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि उन्हें वनदेवी से प्रार्थना करनी चाहिए। वे अपनी आस्था से जंगल को बचा सकते हैं। उस रात पूरे गांव ने एकजुट होकर जंगल में वनदेवी की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। वेद मंत्र गूंजने लगे और आग की लपटें आसमान को छूने लगी। पार्वती पूजा में सबसे आगे थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके दिल में जंगल को बचाने का दृढ़ संकल्प था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वनदेवी उनकी पुकार सुनेंगी। अगले कुछ दिनों में जंगल में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। पेड़ों से कभी कभी अजीब आवाजें आने लगती, जो हवा से नहीं बल्कि किसी के रोने चिल्लाने जैसी लगती थीं। जंगल में अचानक ही तूफान आ जाते और फिर कुछ देर में शांत हो जाते। कैप्टन विलियम के आदमी जंगल में काम करने से डरने लगे। एक रात कैप्टन विलियम को एक डरावना सपना आया, जिसमें वो जंगल के बीच में खड़ा था। शाम का समय था और आसमान काला हो गया था। हवा तेजी से चल रही थी और पेड़ जोर शोर से हिल रहे थे। अचानक जंगल से एक लंबी चौड़ी महिला निकली। उसके घने बाल पेड़ों की जड़ों जैसे थे और हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें गहरी नदी की धारा जैसी थीं, जिनमें गुस्सा और शक्ति दोनों झलक रहे थे। वो महिला कैप्टन विलियम के सामने खड़ी हो गई और गर्जना करके बोली, तू मेरा जंगल काटना चाहता है? मेरा घर मिटाना चाहता है? कैप्टन विलियम डर के मारे हिल गया। उसकी आवाज गले में फंस गई। वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। वो महिला आगे बोली, शताब्दियों से मैं इस जंगल की रक्षा करती आ रही हूं। यहां रहने वाले हर जीव की रक्षक हूं। तू मेरी शक्ति को कम मत समझ। अगर तूने जंगल काटने का इरादा नहीं छोड़ा, तो तुझे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। ये कहते हुए वो महिला अचानक से हवा में गायब हो गई। कैप्टन विलियम पसीने से तरबतर होकर उठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना था या सच। कुछ ही दिनों बाद कैप्टन विलियम अचानक बीमार पड़ गया। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। बुखार तेज होता जा रहा था और उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। उसके आदमियों को भी जंगल में काम करने में डर लगने लगा था। एक शाम कैप्टन विलियम के पास शांतकुंज का वैद्य आया। वो गांव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति था। उसने कैप्टन विलियम की जांच की और फिर धीमी आवाज में बोला, कैप्टन साहब, आपकी बीमारी शायद किसी देवी के कोप से है। कैप्टन विलियम ने चौंकते हुए पूछा, देवी? कौन सी देवी? वैद्य ने कहा, हमारे गांव के जंगल की रक्षक, वन देवी। आपने जंगल काटने का फैसला किया है, शायद इसीलिए वो आपसे नाराज हैं। कैप्टन विलियम को अचानक अपना सपना याद आया। उसे लगा वैद्य शायद सही कह रहा है। उस वक्त उसे पहली बार अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसने वैद्य से पूछा, तो अब क्या किया जाए?
वैद्य ने जवाब दिया, आपको माफी मांगनी होगी। वनदेवी से माफी मांगिए और जंगल काटने का इरादा छोड़ दीजिए। शायद तब आप ठीक हो जाएं। कैप्टन विलियम ने बिना किसी देरी के फैसला किया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जंगल में वनदेवी की मूर्ति के सामने जाने के लिए तैयार हो गया। वह जंगल में पहुंचा। शाम का समय था और सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। जंगल में एक अलग ही शांति थी। कैप्टन विलियम वनदेवी की मूर्ति के सामने घुटने टेका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वनदेवी उसे देख रही हैं। उसने सच्चे दिल से माफी मांगी, वनदेवी, मुझे माफ कर दो। मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं आपके घर को नष्ट कर रहा हूं। मैं जंगल काटने का इरादा छोड़ देता हूं। कृपया आप मुझे और मेरे आदमियों को माफ कर दें। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत रहा। कैप्टन विलियम को लगा शायद उसकी प्रार्थना व्यर्थ गई। तभी अचानक हवा चलने लगी। पेड़ों में सरसराहट होने लगी और पत्तियां हवा में नाचने लगी। कैप्टन विलियम ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लगा वनदेवी फिर से गुस्सा हो गई है। कुछ ही सेकंड बाद हवा शांत हो गई। उसने आंखें खोली तो देखा सामने एक सफेद हिरण खड़ा था। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और शांति झलक रही थी। हिरण ने कैप्टन विलियम को गौर से देखा और फिर जंगल की गहराई में गायब हो गया। कैप्टन विलियम को ये एक शुभ संकेत लगा। वो समझ गया कि शायद वनदेवी ने उसकी माफी स्वीकार कर ली है। उसने राहत की सांस ली और जंगल से बाहर निकल गया। अगले सुबह कैप्टन विलियम बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा था। उसका बुखार गायब हो चुका था और वो पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वो अपने आदमियों के पास गया और उसने उन्हें बताया कि वो अब जंगल नहीं काटेगा। उसने उन्हें ये भी बताया कि वो अपना फैसला बदलने का कारण नहीं बताएगा, पर यह जरूरी है कि वो जंगल की रक्षा करें। उसके आदमी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके सख्त मिजाज वाले अफसर का रातों रात दिल परिवर्तन कैसे हो गया। कैप्टन विलियम ने कुछ ही दिनों में शांतकुंज छोड़ दिया। जाते समय उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और उनसे जंगल की रक्षा करने का वादा लिया। गांव वालों ने बहुत खुशी मनाई। उन्होंने जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया और वनदेवी को धन्यवाद दिया। पार्वती को भी बहुत खुशी हुई। जंगल बच गया था, उनकी आस्था जीत गई थी। लेकिन कुछ समय बाद उसने एक और बदलाव देखा। कैप्टन विलियम की जगह आए नए अफसर ने जंगल कटवाने की बात फिर से शुरू कर दी। पार्वती निराश नहीं हुई। उन्हें पता था कि जंगल की रक्षा के लिए उन्हें लगातार लड़ना होगा। वो फिर से गांव वालों को एकजुट करके विरोध प्रदर्शन करने लगी। उन्होंने जंगल के फायदों के बारे में अखबारों में लेख लिखे और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया। उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे जंगल बचाने के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगा। देश के कई बड़े पर्यावरणविद और पत्रकार शांतकुंज का समर्थन करने लगे। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने जंगल कटवाने का फैसला रद्द कर दिया और शांतकुंज के आसपास के जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। इस खबर से पूरे गांव में जश्न मनाया गया। पार्वती को शेरनी की तरह सम्मान मिला। उन्हें पहाड़ों की रानी कहा जाने लगा। वो खुश थीं, पर उन्हें यह भी पता था कि जंगल की रक्षा एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने जंगल की सफाई का अभियान चलाया और जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए काम किया। उन्होंने गांव के बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और उन्हें पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। कुछ सालों बाद शांतकुंज एक आदर्श गांव बन गया था। वहां के लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। जंगल उनकी रक्षा करता था और वो जंगल की रक्षा करते थे। पार्वती पहाड़ों की रानी के रूप में जंगल और गांव की रक्षा करती रहीं। उनकी कहानी पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई में एक प्रेरणा बन गई।